हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम फार्मेसी को पढ़ते हैं एक आसान तरीके से। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स और फ्री नोट्स मिलते रहेंगे। नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जिसमें हमने देखा था ग्लाइकोजन किस तरह से ब्रेक होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोजन के अलावा और भी कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, और नियो का मतलब होता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से होता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये मेनली साइटोसोल में तो होता ही है, साइटोसोल में सबसे इंपॉर्टेंटली होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर, किडनी का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें ये फॉर्मेशन ग्लूकोज का वहां देख सकते हैं। प्रिकर्सर्स मतलब कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टेट, पायरुवेट, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, प्रोपियोनेट कंपाउंड जो होता है, और ग्लिसरॉल। इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ क्रेब साइकिल के कंपाउंड भी जैसे ऑक्सैलो एसीटेट हो गया या फ्यूमरेट हो गया, ये सब भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो प्रिकर्सर कहलाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस मैकेनिज्म का, इस पाथवे का इंपॉर्टेंस क्या है? जब बॉडी को अर्जेंट नीड होती है ग्लूकोज की तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो तुरंत वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा है, जो बॉडी में सेल्स में जो अननेसेसरी कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेट वगैरह, तो वहां पे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो लैक्टेट वहां पे बाहर चला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के कारण वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो एनएरोबिक कंडीशन वहां पे हट जाती है, तो लैक्टेट का फॉर्मेशन वहां पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स, ब्रेन जैसे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, कॉर्निया हो गया मतलब आईज वाला पार्ट जो हो गया, आरबीसी हो गया, ये सब इस प्रोसेस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं अगर वहां पे डायरेक्ट सप्लाई ग्लूकोज की नहीं हो रही है तो। इसके अलावा फास्टिंग कंडीशन में जो हम कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लेते हैं तो उनके थ्रू भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम वहां पे देख सकते हैं। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। अब आते हैं बच्चों पाथवे पे। पाथवे में सबसे स्टार्टिंग होती है पायरुवेट से। देखो, अभी हमने कुछ लेक्चर्स पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा, और ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। ठीक उसका रिवर्स, यानी पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम देखेंगे। ये इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जिसमें हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक रिवर्स तरीके से, ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स तरीके से देख रहे हैं। सारे स्टेप में हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा उसका रिवर्सिबल ही है, पर हाँ मैक्सिमम स्टेप इसमें रिवर्सिबल, जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं वो हमें रिवर्सिबल फॉर्म में दिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरुवेट से। पायरुवेट जो होता है वो कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, पायरुवेट जो होता है वो कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट आपको क्रैब साइकिल में भी देखने मिलेगा। प्लांट में कुछ पाथवे होते हैं जिसको अपन जैसे C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल में भी पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट ही होता है। तो क्रैब साइकिल जो बेसिकली होती है हमारी बॉडी में, उससे ऑक्सैलो एसीटेट जो बनता है वो डायरेक्ट यहां से एंटर करके इस पाथवे को रन करा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ क्रैब साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें से ये एक ऑक्सैलो एसीटेट भी हो गया जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पायरुवेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अब ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप आ गया। यहाँ पे जीटीपी यूज होता है, मतलब यहाँ पे ये एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस देखा जा रहा है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसको अपन शॉर्ट में पेप कहते हैं, इनोलिस की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की प्रेजेंस में बनता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो 2 पोजीशन से 3rd वाले में आ जाता है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। देख सकते हैं आप, दो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है, इसलिए यहाँ पे बिस यूज किया गया है।
बच्चों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जहां पे भी वर्ड काइनेज, जहां पे भी एंजाइम काइनेज यूज होता है, वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट या एटीपी रिलीज होता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है और बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनस होता है। मैंने पहले ही बताया, जब डिहाइड्रोजनस इन्वॉल्व होता है तो वहां पे NADP और यहाँ NADH जो होता है वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और है बच्चों के, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ये बना सकता है। यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा वहां पे फंक्शनल ग्रुप का हेरफेर होता है। तो ये DHAP कन्वर्ट हो जाता है गप में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब एल्डोलेस की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होगा, बस फॉस्फेट ग्रुप थोड़ा सा वहां पे चेंज होगा और फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आइसोमेरेज यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप तो वही है 6 पोजीशन पे, बस यहाँ पे आइसोमेरेज के कारण वहां पे फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस होंगे, जिसके कारण फ्रक्टोज जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लास्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस जो होते हैं वो भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स फॉर्म में देखा जा रहा है। तो ये रहा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो कुछ हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। इसमें मेन जो हार्मोन है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, जो कि पेनक्रियास से सेक्रीट होते हैं। पेनक्रियास पे अपन अभी आते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन में शुगर के बारे में और बता दूं। दो कंडीशंस होती हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब मोर देन 140 mg पर डेसीलीटर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए तो उसको अपन कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे जो शुगर लेवल है वो 70 mg पर डेसीलीटर से नीचे भी चला जाता है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर होती है वो 100 से 140 तक होती है, और ये खाना खाने के बाद। फास्टिंग शुगर जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 70 से 100 के बीच में होती है। तो अगर 140 से ऊपर जा रही है तो हाइपरग्लाइसीमिया और 70 से नीचे जा रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया। फिर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन जो होती है वो नॉर्मली जैसे बहुत ज्यादा इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, पर हाँ इसमें कुछ शुगर का जो जो जिन लोगों को ये होता है तो वो अपने साथ कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखे रहते हैं या शक्कर का थोड़ा सा घोल बना के वो पी लेते हैं। तो इस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जनरल वीकनेस इसमें लगती है अगर शुगर कम हो जाती है। हल्का सा ड्राउजीनेस होती है, मतलब समझ में नहीं आता, वीकनेस, चक्कर, इस टाइप की चीजें होती है। सर दर्द थोड़ा बना रहता है और हार्ट रेट फास्ट होती है, क्योंकि शुगर बॉडी को नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में हार्ट रेट जो होती है वो तेज हो जाती है। हमारी बॉडी में एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, वो पेनक्रियास कहलाता है। पेनक्रियास जो होता है इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं और एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम से इसको रखा। पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन टिश्यू होती है जो हार्मोन को सिक्रीट करती है, उसको अपन कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, और डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो ये एक्चुअली इसकी जो एक्टिविटी है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। बाकी ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो शुगर के मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होता है पेनक्रियास, वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब दैट कंटेन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टिश्यूज। इसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है और बीटा सेल इंसुलिन को और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन हार्मोन को। तो अब हम इसमें एक एक हार्मोन
इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कुछ दूसरे हार्मोन्स का भी रोल अब देखते हैं। तो बच्चों, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं और ये जो रेगुलेशन होता है ये एक्चुअली में फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे समझिए कि जैसे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला है इंसुलिन, तो वहां पे इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ब्रेन सिग्नल देता है पेनक्रियास को कि वो इंसुलिन को रिलीज करे। या अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो फिर ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज कम है, तो फिर वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, अल्फा सेल से रिलीज कराता है और वो ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो यही सारे पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके। लिवर में और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है लिवर और मसल्स के जो ग्लाइकोजन होता है उससे उसका ब्रेक डाउन करा के फाइनली ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज कराता है। तो ये मैंने एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में भी बनाया है कि जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा तो वो सिग्नल जाएगा पेनक्रियास के पास और ये सिग्नल जो जाता है वो ब्रेन के थ्रू जाता है और फिर वहां से ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स रिलीज करेंगी पेनक्रियास की, ये लिवर में जाके उसके जो ग्लाइकोजन वहां प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा और फाइनली ग्लूकोज को रिलीज कराएगा। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये बीटा सेल से सिक्रीट होता है और ये जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होती है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा के उसको फैट्स जो टिश्यूज होती हैं और जो लिवर सेल्स होती हैं उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करा देता है। तो ये शुगर का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कराता है, ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। ये अभी मैंने बताया था कि अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो फिर फाइनली इंसुलिन का रिलीज भी बढ़ जाता है, जिससे वो जो ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होता है तो पेनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती है और फिर ये वहां जो फैट सेल्स होती हैं उनको उनसे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा लेता है और ग्लूकोज के लेवल को कम करा देता है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, स्ट्रेस के समय बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो उस ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजिनोलाइसिस से या ग्लूकोनियोजेनेसिस से ये कराता है। मतलब इन दोनों प्रोसेस से, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से या ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से, ये इस प्रोसेस को बढ़ाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। फिर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला पार्ट होता है, देखिए एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको अपन कहते हैं कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल होता है ये लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ा देता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। फिर एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब एक ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उस एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हार्मोन होता है ये मसल से और एडिपोज टिश्यू से ग्लूकोज के अपटेक को रोकता है। मतलब मसल सेल्स और एडिपोज टिश्यू ग्लूकोज ज्यादा ना लें, वो इकट्ठा ना करें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर ना करें, इस चीज में ये ध्यान रखता है। वहां से ग्लूकोज के अपटेक को कम करा के वो ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है ताकि बॉडी को, सेल्स को ग्लूकोज मिलता रहे और वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहे। बच्चों, इसमें आखिरी और एक टॉपिक पढ़ते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। देखिए डायबिटीज के बारे में आप जानते ही हैं, शुगर की जो बीमारी जिसको कहते हैं। ये डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण होती है और दूसरी होती है डायबिटीज मेलाइटस जो कि ग्लूकोज के लेवल के कारण होती है। ग्लूकोज का लेवल कहना चाहिए, एक्चुअली इंसुलिन हार्मोन के कारण भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाती, जिसके कारण ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से राइज हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। एक्चुअली में देखिए ये ना दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, मतलब इंसुलिन अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन जो हो जाता है बीटा सेल्स का, बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है और इंसुलिन के फॉर्मेशन अफेक्ट होने के कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी जो एक और कंडीशन होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक्चुअली में इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन बनने के कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होना चाहिए, पर यहां प्रॉब्लम यह है कि जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो इंसुलिन की एंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कैसे होगा?
तो ये सेकंड केस है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाता है और ये फर्स्ट वाला इंसुलिन डिपेंडेंट है। यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल का, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सेकंड केस में इंसुलिन, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इंसुलिन बनता तो है पर रिसेप्टर्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसकी एंट्री को प्रमोट नहीं कराते। तो ये दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटस सिम्टम्स, ये तो अपन समझते ही हैं कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी से यूरिन के फॉर्म में भी बाहर जाता है, जिसको अपन ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में बॉडी का वेट जो होता है वो कम होने लगता है और यहाँ पे इस केस में थर्स्ट यानी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, वेट लॉस होता है। शुगर वाले पेशेंट्स का जो चोट उनको लगती है उनमें हीलिंग बहुत स्लो होती है, या जो सोर्स होते हैं, जो अल्सर्स होते हैं, फुड़ियाएँ होती हैं, वो भी बहुत समय तक हील होने में टाइम ले लेती हैं। और एक सिम्पटम ये भी होता है कि टिंगलिंग जो होती है हैंड्स में और नमनेस जो होती है, मतलब थोड़ा झुनझुनी चढ़ना या नम हो जाना, रिस्पॉन्स नहीं करना, एकदम जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करना हाथ का, पैर का, ये शुगर के पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ये यहाँ हमने ये वाला कंप्लीट किया वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।